Hi. So in this session we are going to discuss 10 best question of this year CDS जो लास्ट संडे को हुआ है. A must session for the CAT, JAT, SSC. बट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट डाउनलोड द PDF. ये जो 10 क्वेश्चंस है उसका PDF डाउनलोड कर लो. कहाँ? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या आप पिन पोस्ट में भी लिंक को फाइंड आउट कर सकते हो. खुद से सॉल्व करो उस 10 क्वेश्चन को. अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो डायरेक्ट आप आंसर क्यूज का देख लो जो कि लास्ट में दिया हुआ है, या इस वीडियो पे आप आ सकते हो कि अच्छा मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में डाउनलोड है. वी हैव अ टाइम स्टैम्प. आप जब कर्सर रन करोगे या वीडियो को टच करोगे, मोबाइल पे देख रहे हो तो दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पे है. उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट जंप करो क्वेश्चन नंबर 5 पे, उसका आंसर देखो और आगे बढ़ो. बिकॉज सेल्फ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये हमने आपको 10 बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर सीरीज दिया है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं. इट डजंट मीन कि बहुत ज़्यादा टफ है या बहुत ज़्यादा ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है. तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. चलिए हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बट मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप पहले क्या करना, पहले डाउनलोड कर लेना 10 क्वेश्चंस. अगर आप फेसबुक या टेलीग्राम पे हो तो आपको वो ऑल 10 क्वेश्चंस दिख गए होंगे वहां पे, उसको आपने सॉल्व भी किया होगा. डाउट्स को यहां पे कैटर कर लेना हो जाएगा. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन एक्चुअली नहीं था सीडीएस में, उसमें बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था. हमने डेटा चेंज किया है कॉन्सेप्ट जानने के लिए. तो ये जो क्वेश्चन आपके पास क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी. मेरे पास क्या है, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूं क्वेश्चंस को, सो दैट आई गॉट मोर वर्किंग स्पेस. इन अ ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या है, ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल क्या है B पे. वी हैव A, वी हैव B, वी हैव C. B पे मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है. एंड इन फ्रंट ऑफ C हम स्मॉल c बोलते हैं. इन फ्रंट ऑफ ये है, मैंने नोटेशन दे दिया कि यहां पे दिया हुआ है. The length of AB and BC. So given is what? C plus A का लेंथ आपका 30 दिया हुआ है. This is the first information given and the length of hypotenuse. This value is 20. हमें इतना पता है कि इतना दिया हुआ है. Then what is the value of tan A? देखो tan A मुझे निकालना है tan A. tan का मतलब होता है P by B, that is A by C. tan A is equal to A by C. Then मुझे निकालना है tan C. अब ये tan C क्या होगा? Is equal to C by A. जो सीडीएस में क्वेश्चन पूछा था वो बहुत बेसिक था, उसमें इतना करने की जरूरत नहीं थी. बट मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट जानो तभी बेटर होगा. हमें चाहिए इस दोनों का समीशन. हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए tan A प्लस tan C विच वन इज इक्वल टू A by C प्लस C by A. दैट मीन्स A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन AC. हमें यही चाहिए. अब ये मिलेगा कहां से? अगर हमें ये मिल जाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली. चलिए ये मिलेगा कहां से? तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो पहला तो मुझे पता है पाइथागोरस यूज करना होता है. विच वन इज A स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. और मुझे पता है B का वैल्यू 20 दिया है, तो मैं बोल सकता हूं ये 20 स्क्वायर दैट इज 400. वी कैन से इक्वेशन 1. तो हमने कहा कि इक्वेशन 1 है, इसका भी यूज करते हैं, इसे यूज करते हैं. We have A plus C का वैल्यू 30 दिया है and we want AC. Let's square this one. इसे स्क्वायर करते हैं. अगर मैं इसे स्क्वायर करूंगा तो ये A स्क्वायर दिखेगा, C स्क्वायर दिखेगा, 2AC दिखेगा और ये स्क्वायर होके आपका 900 दिखेगा. A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का वैल्यू 400 है, तो वी कैन से 2AC इज इक्वल टू 900 माइनस 400 इज 500. तो यहां से जो AC दिखेगा, AC इज 250. अब बस इसे ही तो प्लॉट करना है. A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आपने 400 लिखा है और AC को आपने 250 लिखा है. ये 25 से या 50 से कैंसिल आउट करेगा. 8/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी. बहुत बेसिक था. तो आप बहुत बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करना. आपके एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस बार दिख रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स बेसिक एग्जाम्पल के साथ बन रहे हैं. तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 1. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन बहुत अच्छा है लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर कोई क्वेश्चन लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है, वो क्वेश्चन तो डेफिनेटली अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाता है. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो मैं पहले इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं सो दैट आई गेट वर्किंग स्पेस. चलो क्वेश्चन में बोलना क्या चाहे, क्वेश्चन पहले समझते हैं कि आखिर बोल क्या रहा हूं. कंसीडर द फॉलोइंग ऑफ द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलो. मतलब 2 क्वेश्चंस का पहला डायरेक्शन ऊपर में दिया है, दैट इज अ केसलेट. कलेक्ट ऑल द सीक्वेंस ऑफ द 5 कंजुगेटिव इंटीजर्स. ओके, मुझे 5 कंजुगेटिव इंटीजर्स चाहिए. वी हैव इंटीजर 1, इंटीजर 2, इंटीजर 3, इंटीजर 4, इंटीजर 5. ये कंजुगेटिव चाहिए मुझको. मैंने कहा चलो 5 इंटीजर्स हैं सच दैट देयर प्रोडक्ट, अच्छा इन्हें मल्टीप्लाई करना है. 5 कंजुगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है.
इज इक्वल टू वन ऑफ द इंटीजर। बॉस इसमें से ये इसी में से कोई हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? 5 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं। एक कैसे हो सकता है? तो ये सिंगल केस है। आप अगर इसे क्रैक कर लेते हो तो क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते हो। ये सिंगल केस है कि अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूं और अमंग द ऑप्शंस निकलता है तो वन ऑफ द नंबर्स 0 होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। एक नंबर 0 होगा, मैंने कहा चलो ठीक है, एक नंबर अगर 0 होगा और बाकी कुछ भी हो सकता है तो कोई मतलब नहीं है। अब मुझे चाहिए कि पहला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद लिखा है, ये मैं तो पता चल गया कि एक नंबर 0 है। लेट x बी द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल। कितने पॉसिबल होंगे? मैं बोलता हूं कि 1 2 3 4 5 में मान लो 0 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। दूसरा हो सकता है 1 2 3 4 5 में 0 मिनिमम है। देखो ये 0 पे तो काम करना है, तो मैंने कहा कि 0 को सबसे बड़ा ले लो, 0 को सबसे छोटा ले लो। कंजुगेटिव बनाने के लिए -1 -2 -3 -4, ये सबसे छोटे वाले 5 इंटीजर्स होंगे। 0 1 2 3, ये सबसे बड़े वाले 5 इंटीजर्स होंगे इन द सेट ऑफ x। ये x के सेट में सबसे बड़ा और सबसे छोटा 5 का सीक्वेंस होगा। मैंने आपको बस इतना ही करना था, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई 0। आपको जस्ट आइडेंटिफाई करने थे कि 0, एक ऑप्शन 0 है। हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब क्या बोला है, x इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट। x कलेक्शन है। अब इस कलेक्शन में p इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, p मेरा स्मॉलेस्ट इंटीजर जो कि -4 दिख रहा है, एंड q इज द लार्जेस्ट इंटीजर, q जो है लार्जेस्ट इंटीजर 4 दिख रहा है इन दिस सीक्वेंस। इन सीक्वेंस में जो सबसे छोटा है उसको मैंने क्या कहा, उसे मैंने p कहा, जो सबसे बड़ा है उसको मैंने q कहा। अब क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी सच सीक्वेंस आर पॉसिबल। तो देखो सीक्वेंस -4 से स्टार्ट होते हुए 0 जाएगी, -3 से स्टार्ट होते हुए 1 जाएगा, -2 -1 0 से स्टार्ट होते हुए 4 जाएगा। सीक्वेंस कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने सीक्वेंस हैं? 5। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है p + q डिवाइड बाई 2। p का वैल्यू -4 है, q का वैल्यू 4 है, डिवाइड बाई 2 इज द 0। अरिथमेटिक मीन क्या होगा? मेरी 0, विच इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा लैंग्वेज का क्वेश्चन है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर देते हो कि प्रोडक्ट ऑफ फ्यू नेचुरल नंबर्स, और बेटर द प्रोडक्ट ऑफ फ्यू इंटीजर्स इज अमंग देम, देन वो अमंग देम में एक तो 0 होगा, मतलब ये मुझे पता है वो 0 ही होगा। तो ये हमने क्रैक कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। What are distinct prime factors of the numbers? अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि हमसे पूछा गया है कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। मतलब अगर मुझे 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, अब ये 3 ही नंबर क्यों है? बिकॉज ऑप्शंस में 3 नंबर्स है, तो कौन सा नंबर 2 6 3 8 1 दे। ऐसे देखने में बहुत इजी लगता है, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में दिखे हैं। मैंने कहा जो फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने का मतलब मुझे निकालना क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बॉस वो आना चाहिए। तो जब भी निकालना है तो पहले हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। 9 7 जा 3, 63 का 3 1, ये 1 से एंड होता है। यहां 7 7 49, ये 9 से एंड होता है, बट वो 1 से एंड हो रहा है तो ये तो नहीं होगा। 9 7 जा 63 एंड 3, ये भी 9 से एंड होगा, ये नहीं होगा। 3 3 7, ये 1 से एंड होगा। मतलब यहां तक तो मुझको पता चल गया यूनिट डिजिट को आइडेंटिफाई करते समय कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अब मुझे चाहिए क्या, इधर वन ऑप्शन आप करो क्या कि 29 एंड 17 एंड 37 को मल्टीप्लाई करके देखो क्या 26381 आता है, या 23 इंटू 31 या 37 को मल्टीप्लाई करो, क्या आप देखो 26381 आता है। मतलब को सबको नहीं, किसी एक को मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर वो आता है तो आंसर वही होगा, यही होगा। अगर आप मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाहते हो तो मैं कहता हूं कि डिजिटल सम लगाओ। 819 हट गया, 639 हट गया, मतलब डिजिटल सम मेरी कितनी है, 2 है। यहां डिजिटल सम 2 है, 7 8 एंड 10 1 है। यहां का डिजिटल सम 16 का मतलब 7 है। नहीं, मुझे 7 यहां डिजिटल सम, यहां 2, ये तो नहीं होगा, डेफिनेटली यहीं पे होगा। डिजिटल सम इज द 2 3 5 एंड द 4 एंड 10 का 1, द टोटल प्रोडक्ट इज 20, 20 का डिजिटल सम 2। हाँ, आंसर यही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। पहला आप यूनिट डिजिट के साथ चेक कर चुके हो, दूसरा आप क्या चेक करते हो, प्रोडक्ट निकाल के देख लो। आप बोल सकते हो कि ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इफ सम एग्जाम्स में कैलकुलेटर होता तो हम कर देंगे, बट कैलकुलेटर होना बहुत अच्छी बात है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आना और अच्छी बात है कि क्या आप एप्टीट्यूड यूज कर पाते हो। अगर बड़े बड़े नंबर्स हुए तो भी यही कॉन्सेप्ट होगा, वी कैन गो फॉर द यूनिट डिजिट एंड द रिमाइंडर बाई 9, या क्वेश्चन को हम और किसी रिमाइंडर के थ्रू सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
आपके पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, माइनस 19। पूछा गया है कि कौन सा फैक्टर है। तो अब तो एक बात दिमाग में आती है कि हम करें क्या, उसे एक्सपेंड करें, उसका फैक्टराइज करना स्टार्ट करें। नहीं, आपसे फैक्टर पूछा गया है। फैक्टर का क्या मतलब है कि बॉस अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मैं अगर इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0, मतलब मुझको सबसे डिवाइड करना है, रिमाइंडर 0 लाना है। अब डिवाइड करने के लिए हम क्या करते थे, डिवाइड करने के लिए हम इसे 0 पुट करते थे, x का वैल्यू -14 निकलता था, वहां पुट करते थे, यहां 0 लिखते थे, x का वैल्यू 14 निकलेगा, पुट करेंगे, यहां 0, x का वैल्यू 6 निकलेगा, यहां 0, x का वैल्यू 7 निकलेगा। आखिर कौन सा पुट करने पे हमें ये जीरोज आ जाएंगे, यही हमें देखना है। तो ये देखो यहां पे आपका क्या है, -90, तो इसे मल्टीप्लाई करके +90 तो बनना ही चाहिए, इसे मल्टीप्लाई करके +90 बनना चाहिए। अगर मैं -14 या +14 डालूं, ये देखो आप -14 डालो तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा, ये बहुत बड़ा नंबर जा रहा है, इसमें नहीं होगा। +14 में अगर मैं डालूं तो देखो 14 हो जाए, यहां 10 होगा, यहां 12 होगा, 120 नहीं, ये भी बड़ा होगा। मतलब आंसर इसी दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। चलिए मैं 6 के लिए ट्राई करता हूं। 6 - 1 मैं चेक कर रहा हूं कि अगर इस नंबर को मैं 6x - 6 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर 0 आता है। डिवाइड करने का मतलब इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। x का वैल्यू 6 डालूंगा तो ये 5 हो जाएगा, x का वैल्यू 6 डालूंगा तो ये 4 हो जाएगा, x का वैल्यू 6 डालूंगा तो ये 2 हो जाएगा। -90 बॉस ये 0 नहीं दे रहा है, मतलब फैक्टर नहीं है। अगर ये नहीं दे रहा और पहले से मुझको दिख गया नहीं तो आंसर तो यही होना चाहिए। आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 7 - 1 इज 6, 7 - 2 इज 5 and the 7 - 4 is 3, -90, 15 6 90 -90, ये 0 दे रहा है, मतलब आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यही। अगर आपसे किसी भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन पूछता है कि अमंग द ऑप्शंस कौन सा फैक्टर है, तो आप इस टाइप से डिवाइड कर सकते हो, जो एग्जाम में इस बार दिखने चाहिए। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ही एग्जाम में आजकल दिख रहे हैं जो सीटर्स के होते हैं, और जो टफ कॉन्सेप्ट हैं वो तो है ही है, वो तो कभी कभी दिखते ही हैं। बट आपको ये दिखा गया कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बेसिक ही होते हैं और मॉडरेट ही जाता है, तो इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सर्ट्स का या कंपेयर करने का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम वर्किंग एरिया इंक्रीज करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओ तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। x is a negative real number then which of the following is not correct? The word is not correct. कौन सा करेक्ट नहीं है आपको ये देखना है। नॉट करेक्ट आपको पता है, एंड क्या है, ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है। मैं आपको बताता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर आप निगेटिव इंटीजर्स की तरफ जाना स्टार्ट करते हो तो आप प्लीज याद रखिएगा, निगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं, अगर आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो, सिमिलरली पॉजिटिव को भी उसे सॉल्व करते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। एक 0 से 1 के बीच में आप फ्रैक्शन बोल सकते हो, एक -1, और एक क्या होगा, -1 से छोटा। 3 होते हैं। मैंने कहा कि 3 के अलावा भी कुछ होते हैं। आप किसी एक को नंबर को ले लो, -12 ले लो, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, -1 ले लो, यहां पे कोई एक नंबर ले लो, 2 ले लो, विच वन इज माइनस, एक निगेटिव फ्रैक्शन, दूसरा क्या -1 और दूसरा -1 के ज्यादा, और एक और आप ले लो रूट्स में कोई भी नंबर, तो मैं बोलूंगा -2 रूट्स मत लो, 7 ले लो, रैंडम नंबर, क्योंकि हो सकता है कि रूट्स वाले क्वेश्चंस गड़बड़ होना स्टार्ट हो सकता है। तो हम एक इरैशनल नंबर लिया, उन्होंने रियल बोला है तो हम इमेजिनरी आयोटा नहीं ले सकते हैं, रियल भी होगा। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में इनइक्वालिटी होती है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑलवेज ऐसा हो, आप क्वेश्चन को इन चारों वैल्यूज के साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, या कॉन्सेप्ट के साथ भी आप कर सकते हो। बेटर होगा कि इन चारों से अगर किसी एक में भी गलत हुआ तो गलत हो जाएगा। क्या है, x इज अ सम नेचुरल नंबर। देखो x को तो आपको इसने क्या बोला है, निगेटिव, x निगेटिव है। k एक नेचुरल नंबर है जो कि पॉजिटिव है, k एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल का मतलब होता है 1 2 3 जो कि पॉजिटिव है। निगेटिव इनटू पॉजिटिव हमेशा जो आउटकम देगा वो निगेटिव देगा। क्या निगेटिव 0 से बड़ा हो सकता है? मैं बोला नहीं, निगेटिव 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, मतलब ये गलत है। बॉस हमें यही तो चाहिए था कि जो गलत है, मतलब 1 को ऑप्शन में होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं है, बिकॉज इसमें 1 नहीं है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया जो गलत है। हाँ 1 गलत है, निगेटिव माइनस पॉजिटिव कैन नॉट बी पॉजिटिव, वो गलत हो गया। सो 1 तो एक मेरा सही है, मतलब जो मुझको चाहिए, सही का मतलब जो मुझको चाहिए। अब मुझे देखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 0। ये क्या है, ऑलवेज। क्या ऑलवेज होता है? हम ऑलवेज में जो दिख रहा है वो सबसे अच्छी है। आप इसे पुट कर सकते हैं, इसे पुट कर सकते हैं, इसे पुट कर सकते हैं, सबको पुट करके देखिए हर एक जगह होता है क्या, 1 2 3 4, चारों को पुट करके देखना है। बट अगर ये दिख रहा है तो जो बेस्ट होगा हम इसे पुट करके देख लें सबसे पहले -1 को। तो मैंने कहा कि ये 1 हो जाएगा, -1 -1 ये 0 होगा।
अच्छा, समटाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जीरो भी होता है, समटाइम्स पॉजिटिव भी होगा, समटाइम्स निगेटिव भी होगा। आप देखिएगा तो वर्ड क्या है, ऑलवेज। नहीं नहीं, ऐसा ऑलवेज नहीं होता है, कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये भी गलत है, और जो गलत है वही तो लेना है। मतलब अभी तक मुझको 1 और 2 लेना है, 1 2 यहां पे है, 1 2 यहां पे है, ये आंसर भी गलत हो गया बिकॉज इसमें 2 नहीं है। अब क्या है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। इसका स्क्वायर रैशनल होगा, रैशनल का मतलब उसमें रूट नहीं होना चाहिए। इसका स्क्वायर रैशनल होगा, इसका स्क्वायर रैशनल होगा, बट इसको अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो रैशनल नहीं होगा। तो आपने अभी समझा कि हम 3 नंबर्स लेते हैं, एक फ्रैक्शन, एक -1, एक -1 से बड़ा, और एक इरैशनल नंबर घटिया सा, जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो मुझको ये पता चल गया कि इसका स्क्वायर रैशनल ऑलवेज हो नहीं है, ये भी गलत है। इसका मतलब 1 2 3 सही है, ऑप्शन यही है। ऐसे आप इसको देख लीजिए, क्रॉस चेक कर सकते हैं। 2x x - x इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ये गलत है। बस इतना ही स्टेटमेंट है, तो ये तो हम लोग हटा देते हैं, ये जो टॉपिक है। तो मतलब जो आंसर हो गया वो हो गया क्या, 1 2 3, दिस इज ट्रू, इज ऑलवेज। और रैशनल को आप प्लीज हटा दीजिए, मैं इसे हटा देता हूं यहां से। आपके पास जो पीडीएफ गया होगा उसमें ये नहीं होगा, इज ऑलवेज। तो मैं बताता हूं, देखो आपके पास क्या है, एक्स है, आपके पास क्या है, एक्स एक निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर्स में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे पता है कि मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, लेकिन वो भी नंबर निगेटिव होता है, यहां तक तो सही है। और -x क्या है, पॉजिटिव नंबर है। देखिए, निगेटिव हमेशा पॉजिटिव से कम होता है, और अगर हम किसी भी नंबर को दुगना कर दे तो नंबर बड़ा होता है मैग्नीट्यूड में। और हमें ये पता है कि जैसे नंबर -2 है और -4 है, डबल करने से मैग्नीट्यूड बड़ा होती है, वैल्यू खत्म होता है। ये सही है, ये तीनों गलत है, ये सही है, इसलिए आंसर क्या हो गया, 1 2 3। तो इस क्वेश्चन को इसलिए सिलेक्ट किया गया कि आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय आपको फ्रैक्शन वैल्यू लेनी है, आपको 1 लेना है, आपको 1 से ज्यादा लेना है, एंड आपको इरैशनल नंबर को भी कंसीडर करना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्योंकि बहुत बार वो रेशनैलिटी पे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 अगेन बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है। हाँ, अगर आपके पास कैलकुलेटर होता, आप फैक्टराइज कर पाते तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, बट ये फैक्टराइजेशन का नहीं है कि कैसे फैक्टराइज करा, इसको इतना इजी भी फैक्टराइज हम नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू। तो देखो बॉस, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स प्रोडक्ट होता है। अगर मेरा प्रोडक्ट 2 प्राइम नंबर्स का 2 2 3 1 दिया हुआ है, जहां पे p ग्रेटर देन q है, मुझसे पूछा गया है p माइनस q का वैल्यू क्या है। अगर आप मुझको इसे 2 प्राइम में फैक्टराइज कर दो तो हम आराम से डिफरेंस निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बट क्या फैक्टराइज करना इतना ईजी है? साइंटिफिक कैलकुलेटर होता तो हम कर भी पाते। अब मैं आपको बताता हूं, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ऑड है, मतलब प्रोडक्ट अगर 2 नंबर का ऑड होता है तो ये दोनों नंबर्स ऑड होते हैं। तो ऑड माइनस ऑड हमेशा इवन होता है, तो आंसर जो भी होगा इवन होगा। 67 और 81 तो नहीं होगा। मैंने कहा यहां तक तो मुझको समझ में आ गया कि ये जो भी होगा ये हमेशा ऑड होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम कैसे सॉल्व करें कि ये ऑड होगा इवन होगा? तो मैंने कहा कि जो ऑड इवन है, आपके पास ऑप्शन तो हो गया क्या, 70 और 74, यही ऑप्शन हो गए। मुझे प्राइम नंबर को चेक करना है कि कौन सा हो सकता है। मैंने कहा कि चलो हम पहले Q को मानते हैं, जो P जो होगा वो Q से चाहे तो 70 ज्यादा होगा या 74 ज्यादा होगा। यहां तक तो आप सहमत हैं, बिकॉज यही दोनों ऑप्शन है। नहीं तो इसको अगर फैक्टराइज करने बैठो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा फैक्टराइजेशन करें, कैसे फैक्टराइजेशन करें। आपको पहले से आंसर नहीं है तो मुझे पता है प्राइम नंबर 1 से एंड होता है, ये मुझे पता है। प्राइम नंबर 3 से एंड होता है, मुझको पता है। प्राइम नंबर कभी 5 से एंड नहीं होता है, प्राइम नंबर 7 से एंड होता है, प्राइम नंबर 9 से एंड होता है। मैंने कहा यहां तक तो ठीक है। अगर Q 1 से एंड होता है तो 70 ऐड करके भी 1 से एंड होता है। मतलब मान लो अगर 11 है तो ये 81 होगा, तो 1 से एंड होगा। 74 ऐड कर तो 75 से एंड होगा, तो इस वैल्यू को तो नहीं लेंगे। मतलब हम इस दोनों को लेंगे कि अगर Q 1 से एंड होता है तो 70 ऐड करके भी 1 से एंड होगा, और दोनों अगर 1 से एंड होता है तो 31, हम इसको लेंगे। मतलब वो सारे प्राइम्स हम कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे जो 1 से एंड होता है। तो 1 से एंड होने वाले प्राइम्स कौन से हैं, 11, और दूसरा अगर 70 ऐड कर तो 81। एक ऑप्शन हो सकता है 11 इंटू 81। 21 नहीं होता है, फिर क्या होता है 31। 31 में अगर हम 101 मल्टीप्लाई कर दे तो 3100 जाएगा। हमें इतना देखना है, क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये तो केस ही खत्म हो गया, ये मेरा केस खत्म हो गया। अब मैं देखता हूं कि चलो ये 3 से एंड होता है, 70 ऐड कर दो वो भी 3 से एंड होगा। 3 इंटू 3 9 होगा, हम इसे नहीं देखेंगे। 3 इंटू 3 9 होगा, हम इसे नहीं देखेंगे। अगर मैं 74 ऐड कर दूं तो ये 7 से एंड होगा। हाँ, 7 3 जा होता है, 7 3 जा 21, 1 से एंड होता है। तो मैं आपसे बताना क्या चाहता हूं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये दोनों ऑड हैं,
तो ये तो नहीं होगा, आंसर 70 या 74 होगा। फैक्टराइज करना इतना इजी नहीं है, हम ऑप्शन के थ्रू गो थ्रू करना स्टार्ट करेंगे। अगर यूनिट डिजिट 1 हुआ 70 ऐड तो 1, ये कंडीशन हो सकता था, बट आंसर नहीं आ रहा है। अगर यूनिट में 3 हुआ, मैं 70 ऐड करूंगा तो भी 3 होगा, p इंटू क्यू 9 सेंट नहीं होगा। अगर लास्ट डिजिट ऑफ द क्यू 3 हुआ तो लास्ट डिजिट ऑफ द p 7 भी हो सकता है मल्टीप्लाई। अब इसको देखते हैं, ये 13 होगा और यहां पे हम ऐड कर दे तो ये 87 होगा, प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं 13 और 87 में काम नहीं करूंगा। मैं देखता हूं 23 भी तो प्राइम है, 23 में जब हम 74 ऐड करते हैं 97, हाँ ये होगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो 23 में अगर हम 97 मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7, दैट इज कैरी द 2, 14 16, 9 7 जा 7, 27 कैरी द 2, 18 20, अगर ऐड कर दिया जाए 1322 2231, यही आ गया। मतलब हमें क्या पता है, हमें पता है कि डिफरेंस कितना है 74 का। नंबर्स कौन कौन से हैं, ये दोनों, और यही हमारा आंसर है। तो ये मेथड थोड़ा सा फास्ट होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसके बदले कि हम बैठ के इसको फैक्टराइज करें और क्वेश्चन खोजते रहे। देखो आपको मिला कौन सा, आपका प्राइम मिला है 23। अगर आप एक एक नंबर खोजोगे तो आप भी आंसर निकाल सकते हो। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, देन जाकर आप 23 तक हिट एंड ट्रायल करके पहुंच जाओगे और पहुंच जाओगे। बट ये मेथड हमेशा बेस्ट होता है अगर क्वेश्चंस बड़े हुए तो। क्वेश्चन नंबर 7 एक क्लासिकल क्वेश्चन था, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया इन योर मस्ट डू क्वेश्चन फॉर द सीडीएस ऑफ सीडीएस। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट, कोन फॉर्मेशन, ट्रायंगल रोटेट करके, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल रोटेट करके। बट इस क्वेश्चन को क्यों इंक्लूड किया गया? अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, दो यू हैव अ कैट इन द कैलकुलेटर, बाकी एग्जाम में नहीं होता है, तो हाउ टू डू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। अगर आप किसी साइड के अलोंग रोटेट करते हैं तो वो हाइट होता है, दैट इज हाइट, मैं लिख लूं कि ये हाइट है। ये मेरा क्या होता है, रेडियस होता है। अगर मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करता हूं तो हमारा कोण इसी तरह क्रिएट होता है, जो हाइपोटेनस होता है वही स्लैंट हाइट होती है। यहां तक तो मुझे पता है। अब इस क्वेश्चन में आपसे दिया गया रोटेट किसको करते हैं, रिवॉल्व करते हैं साइड बीसी, मतलब ये जो है आपका बी राइट एंगल ट्रायंगल है, आप इस तरह से रिवॉल्व करते हो। बीसी की वैल्यू कितनी है 6 और ये 8 है, तो ये 10 होगा। मैंने कहा ये तो निकालना बहुत ईजी है। टोटल सरफेस एरिया में हम पहले कर्व सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल ऐड करते हैं, और बेस जो है वो जो कि सर्कल बनता है, आपका क्या बनेगा, एक सर्कल, आप उसे भी ऐड करते हो। अगर आप पाई आर को ऐड करके एल आर को कॉमन निकाल दो तो यही तो आपका है, हमें इसी को ही सॉल्व करना है, इतना मुझे पता है। वैल्यूज पुट करते हैं। पाई का वैल्यू में 3.14 ले लूं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, आप 22/7 भी ले सकते हो, आपको कोई पंगा नहीं है, जो कि वो दिया हुआ है। इनटू हमें क्या करना है, रेडियस जो मेरा 8 है एंड 18 है। अगर कैलकुलेटर हो तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट हमारे पास बहुत सारे एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होता है। दो इवन कैलकुलेटर हो तब पर भी इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं कि क्या आपको कॉन्सेप्ट ये पता है, सीटस 2-3 टफ क्वेश्चन के बीच में दिख जाएगा। हमें इस कॉन्सेप्ट को लगाना है, कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व कर देना है। मान लो कि कैलकुलेटर नहीं है और ऑप्शंस क्लोज है, मुझको पता है 18 8 जा 144 होता है, तो मुझे एक्चुअली करना क्या है, 144 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 12 कैरी द 1, 12 13 432 प्लस समथिंग होगा, 432 प्लस समथिंग, मतलब आंसर 432 से ज्यादा होगा। ये तो नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है। अब मुझे क्या करना है, 144 का 10% 0.14 मल्टीप्लाई करना है। मैं अब कहता हूं कि 10.1 मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 0.1 मल्टीप्लाई करो तो 14.4 होगा। अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस दोनों को ऐड कर दूं तो 4 6 4.4, आंसर 446 से भी ज्यादा होगा। आंसर 446 से भी ज्यादा होगा, तो ये नहीं होगा, आंसर यही है। आप कैलकुलेशन करके चेक कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व कैसे किया, ये कॉन्सेप्ट मुझको पता था। सिंस वी डू नॉट हैव अ कैलकुलेटर, 144 को पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने कहा कि ये 3 नहीं है, 3.14 है, तो ये 432 से ज्यादा होगा। दो ऑप्शंस को मैंने हटा दिया। अब मैंने कहा कि 0.1 लेते हैं, 0.1 का मतलब 10%, अगर मैंने इसको ऐड किया तो 446 से ज्यादा होगा, ये नहीं होगा, आंसर यही होगा, बिकॉज एक ही ऑप्शन बचा था। अगर ज्यादा कैलकुलेशन करना है तो आप 3.14 को कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। या पूरा कैलकुलेट करके 22 8 इंटू 7 7 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ये बेसिक सा ऑब्जर्व करके आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 8, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको ऑब्जर्व करके सॉल्व करना है। मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमें ऑब्जर्व करना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग अबव द रिवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200, हाइट 1200 है, इट इज ऑब्जर्व दैट एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑन द अपोजिट एंड ऑफ द टू बैंक्स। अच्छा, अपोजिट एंड है, इसका मतलब मुझे तो पहले तो रिवर बनाना होगा। वी हैव अ रिवर से द एक एंड मेरा ए है, एक दूसरा एंड क्या है, बी है, और यहां पे एरोप्लेन हाइट h पे उड़ रहा है।
एल्टीट्यूड कितना दिया है, 1200 दिया है। एक डिप्रेशन आपका कितना है, 30 डिग्री। आप डिप्रेशन करते हो 30 डिग्री। अब देखो यहां से यहां हो क्या रहा है, क्वेश्चन देखना है। 30 डिग्री और टोटल कितना है, टोटल आपका दिया हुआ है 3000। क्वेश्चन पूछा गया कि दूसरे एंड पे जो ये थीटा बन रहा है, थीटा का रेंज क्या हो सकता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें 2-3 बातें समझनी है। वो बातें क्या समझनी है, पहला हमें निकालना क्या है। अगर मैं इसे x बोलूं तो मैं बोल सकता हूं 1200 डिवाइड बाई एक्स पी बाई बी इज इक्वल टू tan थीटा। तो एक्चुअली जो x होगा वो होगा 1200 डिवाइड बाई tan थीटा, ये मुझे पता है। सो ये जो होगा ये होगा 1200 डिवाइड बाई tan थीटा। यहां तक मुझको दिख रहा है। अब ये क्या होगा, ये वैल्यू होगी 1200 डिवाइडेड बाई tan थीटा विच वन इज tan 30 डिग्री। का मतलब ये आपका हो जाएगा 1/√3। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको बोलोगे कि इसे आप लिख सकते हो 1200√3। हाउ कम्स, ये आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर 30 के सामने 1200 तो 60 के सामने 1200√3 होगा। अब मुझे दोनों को ऐड करना है। 1200√3 अप्रॉक्स कितना होता है, आपको ये पता होना चाहिए। 1200 इंटू 1.7 अगर मैं कैलकुलेट करूं, देखना तो ये 1207 कितना होगा, 1200 प्लस 0.7 840 के करीब होगा। अगर मैं ऐड कर दूं तो दिस इज 2040 है। ये अप्रॉक्स जो जा रहा है 2040 जा रहा है। तो ये जो होगा ये 1200 से कम होगा, डेफिनेटली मुझको पता है। ये करीब 1000 के करीब होगा। अगर 1200 से कम है, इसका क्या मतलब है, अगर ये 1200 से कम है तो ये जो डेटा है डेफिनेटली आपका 1 से ज्यादा होगा। ये डेटा 1 से ज्यादा होगा और हमें देखना है कि वो डेटा कहां तक पहुंच पाएगा, कहां तक नहीं पहुंच पाएगा। डेटा 1 से ज्यादा होगा तभी तो हम डिवाइड करके लाएंगे। अगर tan थीटा क्या है, 1 से ज्यादा कब होता है, तो मैंने कहा tan थीटा 1 से ज्यादा होने के लिए 45 डिग्री होना होता है। मतलब tan थीटा अगर 1 से ज्यादा है तो 45 डिग्री से ज्यादा है। मैंने कहा 2 जगह है। tan 60 कितना होता है, तो आप बोलिएगा tan 60 भी देख लेते हैं कि अगर tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है, 1.7 का मतलब 1.5 से ज्यादा होता है। 1.73 का 1.5, अगर मैं 60 यहां पे ले लूं तो ये 1.5 मतलब ये इसको 800 से कम कर देगा, इसको 800 से कम कर देगा। जबकि मुझको चाहिए क्या, मुझको अराउंड 1000 चाहिए। ये 800 से कम कर देगा तो हम 60 से भी ऊपर नहीं जा सकते हैं। अगर आप 60 के ऊपर नहीं जा सकते हो तो आप बोलोगे कि यही होगा। अब आप बोलोगे कि 60 से 90 के बीच में का रेंज क्या होगा, मुझको नहीं पता, लेकिन मुझको ये तो पक्का पता है कि ये 60 से ऊपर नहीं जाएगा। डन, क्योंकि अगर आप 60 भी टच करते हो इसको तो इसका मतलब होगा 60 टच करने का मतलब ये आपका हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई √3 दैट इज 400 इंटू 1.7 जो आपका करीब 800 के करीब जाएगा। 800 हमें नहीं चाहिए था, ये अप्रॉक्सीमेशन 2040 दिख रहा है, यहां पे रमसम 1000 के करीब चाहिए था। तो मैं बोलूंगा कि 60 भी नहीं जाएगा। हाँ इतना तो पता है कि अगर इसे मुझे 1000 चाहिए, ये tan थीटा 1000 तभी होगा जब हम किसी एक से बड़े से डिवाइड करेंगे। क्योंकि जब भी आप फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो किसी नंबर को तो नंबर इंक्रीज हो जाता है। जैसे 5 डिवाइड बाई 1/2 अगर आप करते हो तो ये 10 बन जाता है। अगर इसको 5 से कम चाहिए तो इसका मतलब ये वैल्यू कुछ नंबर्स जो है 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। मैंने कहा ये समझ में आ गया मुझको कि ये 1 से ज्यादा चाहिए। 1 से ज्यादा कितना चाहिए, तो मैंने कहा 1 से ज्यादा चाहिए तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होगा। tan 45 डिग्री 1 से ज्यादा होता है, इस दोनों में मुझको देखना है। मैंने कहा 60 डिग्री के ट्राई करते हैं। जब मैंने 60 कहा तो ये 800 समथिंग आ रहा था, नहीं मैं 60 से बढ़ाऊंगा तो 800 से और कम होगा। तो अगर मुझे 1000 के पास पहुंचना है तो ये करीब करीब 1 और इसके बीच में लाई कर रहा होगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन का, जो आपको एग्जाम्स में शायद क्लिक नहीं कर पाए, लेकिन अब एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो आप बहुत इजीली और आराम से सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अब चलते हैं क्या लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं तो ये पूरे सीरीज का सबसे अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अपने आप में अच्छे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ABC is a triangle with the sides AB 6, 10 and the 8, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है with vertices ABC as a centers 3 सर्कल्स ड्रॉ करते हो। देखो आप 3 सर्कल्स ड्रॉ करते हो, पहले आप 3 सर्कल्स ड्रॉ करते हो तो हम ऐसा करते हैं कि 3 सर्कल्स ड्रॉ करवा ही लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल बना के सर्कल ड्रॉ करना बड़ा टफ होता है। और इसके बाद इसके पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं और नाम देते हैं ये सर्कल ABC है। पहले मैं सर्कल बनाऊं, ट्रायंगल बनाऊं, उसके बाद सर्कल ड्रॉ करूं, वो फिगर गंदा दिखना स्टार्ट करता है। तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं और इसको देखते हैं ABC। अब यहां पे AB कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। दिस वन इज 6। मैं बोलता हूं ये रेडियस है, रेडियस कितना है मेरा x, ये रेडियस कितना है y।
और ये रेडियस कितना है z, ये हमारे रेडियस है। दिया क्या है हमारा AB, AB इज द 6, AB अगर 6 दिया हुआ है इसका मतलब xy की वैल्यू 6 दी हुई है। इज इट सो? हाँ, इन दोनों का समीशन 6 है। अब उसका BC 10 दिया है, BC अगर 10 दिया है तो y प्लस जेड जो है हमारा दिस वन इज इक्वल टू 10, और लास्ट जो आपका दिया हुआ है क्या AC, अगर AC आपका है तो वो क्या है x प्लस जेड जो कि दिया हुआ है 8। अगर हम सबको ऐड कर दे तो x प्लस वाई प्लस जेड का ट्वाइस इज इक्वल टू 24। तो यहां मुझे पता चल गया कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है 12। अगर xy 6 है तो z डेफिनेटली 6 होगा, बिकॉज टोटल वैल्यू 12 है। तो मुझे ये बात पता चल गई कि z का रेडियस कितना है 6 है, यहां निकल गया। अगर xyz 12 है तो yz कितना है आपका 10 है, yz 10 है तो x 2 होगा। ये रेडियस भी मुझे पता चल गया कितना है 2 है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरा zx 8 है, z और x 8 है तो y मेरा 4 होगा। हमने सारे ट्रायंगल्स का क्या किया, रेडियस निकाल दिया विद दिस कंडीशन। अब क्या है, इफ पी क्यू आर आर द एरिया ऑफ सेक्टर्स, ये एरिया ऑफ सेक्टर्स हैं, इस एरिया को मैंने P बोला, देन B वाले को आपने Q बोला, एंड C वाले को, इस सेक्टर्स को आपने R बोला। ये क्या है, ये इन सेक्टर्स का P है, ये मेरा P है, ये मेरा Q है विद द रेडियस 4, ये मेरा R है विथ रेडियस 6। डन, ये हमने कर दिया। अब कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है? तो देखो, सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यही है। सबसे पहले हमसे P के बारे में पूछा गया है, पहला स्टेटमेंट है कि P का वैल्यू क्या है। देखो आपको पता है कि ये जो BC साइड है 10 है, ये 6 है, ये 8 है, तो यहां पे 90 डिग्री बन रहा होगा। सेक्टर क्या होगा 90 अपॉन 360 पाई, आर रेडियस कितना है 2, रेडियस कितना है 2, दैट इज स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया। P की वैल्यू कितनी हो गई पाई, हाँ ये सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। P की वैल्यू कितनी है पाई, पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा क्या है, 9Q प्लस 4R कितना है, तो हमें पहले Q निकालते हैं। Q मुझे नहीं पता है, थीटा कितना है मुझको नहीं पता है, तो मैं लिखता हूं थीटा को मैं B मान लेता हूं, 9 इंटू बी अपॉन 360 इंटू पाई 4 स्क्वायर, पहला यही है, दिस इज व्हाट 9Q। प्लस दूसरा क्या है 4R, मैंने कहा प्लस 4 इंटू, इसका भी वैल्यू मुझको नहीं पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वो 6 स्क्वायर है। ये कितना हो गया 16 4 जा 16 इंटू 19, दिस वन इज 144 इंटू पाई इंटू बी अपॉन 360 प्लस 24 इंटू 4, 24 इंटू 4, दिस 36 इंटू 4 इज 144 इंटू C अपॉन 360 इंटू पाई। दोनों से मैं पहले कॉमन निकालता हूं क्या, 144 पाई बाई 360, 144 पाई बाई 360 अगर मैं कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा B प्लस सी। अब ये B प्लस सी का वैल्यू कितना है, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस A 90 डिग्री है, टोटल 180 होना होगा, तो B प्लस सी की वैल्यू 90 होगी। 90 4 जा से ये 36 कटेगा, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा 36 पाई यूनिट स्क्वायर, और आंसर क्या है 36, मतलब ये दोनों सही हैं। सो आंसर दिस क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 10 बेसिक क्वेश्चन थे आपके पूरे इस सीडीएस एग्जाम में, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी सीडीएस के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि कम से कम इस 10 क्वेश्चन को तो आपको सॉल्व करना बनता था। तो चलिए अगले कुछ बल्क ऑफ क्वेश्चंस या इंडिविजुअल क्वेश्चंस के साथ या कॉन्सेप्ट के साथ या किसी इंफॉर्मेशन के साथ हम बहुत जल्द मिलते हैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप्स नहीं ज्वाइन किया तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले इंफॉर्मेशन के वीडियो के साथ, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। और हमारा एक ही एम रहता है कि आप अपना एग्जाम क्रैक करो और अपना बेस्ट दो। सिंस वी आर गिविंग आवर बेस्ट, आप दो अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक ऑल द एग्जामिनेशन। माई सेल्फ अमीय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।